अरब और मिडिल ईस्ट से आज दुनिया को दहलाने वाली खबर आ गई है। 7 अक्टूबर के बाद अरब में अब तक की सबसे बड़ी और विध्वंसक बारूदी आग लग गई है। लाल सागर की लड़ाई की आंच एक साथ 6 देशों में भड़क गई है। एक साथ 6 देशों में विध्वंसक युद्ध छिड़ गया है। युद्ध की इस आग में सुलेमानी रिंग ऑफ फायर बुरी तरह से जल रहा है। लाल सागर के साथ साथ 6 देशों में युद्ध की ऐसी ज्वाला भड़की है जिसकी जद में पूरा अरब आ सकता है। से बड़ी आग भड़क गई है। अरब और मिडिल ईस्ट में एक साथ 6 देशों में बारूदी जलजला आ गया है। गाजा युद्ध को शुरू हुए 139 दिन हो चुके हैं। अरब अब तक इस तरह नहीं जला था जिस तरह 24 घंटे से जल रहा है। चौबीस घंटे के अंदर अरब में पहली बार इतने बड़े इलाके में तबाही की सुनामी आ गई है। अरब विनाश की जो आग भड़की है वो सुलेमानी रिंग ऑफ फायर को जला रही है। लाल सागर, यमन, गाजा, इराक, सीरिया, लेबनान और इजराइल ये वो भूभाग हैं जहां पहली बार एक साथ इतनी बड़ी और भीषण जंगी ज्वाला भड़क गई है। सुलेमानी का ये वही रिंग ऑफ फायर है जो पूरी तरह भस्म हो रहा है। इन सभी मोर्चों पर दो तरफा वार और पलटवार हो रहा है। लाल सागर में लगातार चौथे दिन हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती के टारगेट पर ब्रिटेन और बेलीज का जहाज था। इन पर हूती के लड़ाकों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हूती पिछले 4 दिनों में 12 जहाजों पर हमला कर चुका है। इस बात से भड़के अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की धरती पर विस्फोट किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के तहत यमन के 3 इलाकों में 3 बार हवाई हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में हूती की मिसाइल लॉन्च साइट तबाह हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन जिस वक्त यमन में ऑपरेशन चला रहे थे उसी वक्त ईरान ने एक और फ्रंट खोल दिया। यमन पर हमला हुआ तो ईरान के इशारे पर सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी का एक्शन शुरू हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया के कोनिको में अमेरिकी बेस और ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले किए। इराक में भी अमेरिकी बेस पर 6 रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो सुपर पावर ने इजराइल को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश की। सीरिया, इराक और गाजा के साथ साथ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भी एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह के 3 हेडक्वार्टर को मलबे में बदल दिया। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए, 2 नागरिकों की भी जान चली गई। इस ऑपरेशन से हिजबुल्लाह भी आग बबूला हो गया। उसने भी इजराइल से बारूदी बदला लिया। उसने इजरायली बेस पर कई मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों की तरफ रॉकेट फायर किए, लेकिन इन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया।
हूती ने सिर्फ लाल सागर में ही हमला नहीं किया बल्कि इजरायली धरती पर भी विस्फोट किया। हूती लाल सागर में अपना दायरा बढ़ाते हुए इजरायल के दक्षिण में स्थित इलाट शहर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 24 घंटे में हूती इलाट में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है और इस तरह सुलेमानी ने जो रिंग ऑफ फायर बनाया था वो युद्ध की आग में बुरी तरह जल रहा है। ये आग अब तक की सबसे बड़ी, सबसे भीषण और सबसे भयानक है। और जो सुलेमानी रिंग ऑफ फायर इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है वो आखिर है क्या? सबसे पहले इसे जानिए, इसे समझिए। अमेरिकी हमले में मारे जा चुके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उन्होंने बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित कट्टरपंथी गुटों को खड़ा किया था। इसी को सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके तहत बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। सुलेमानी ने यमन में हूती को खड़ा किया था, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजरायल समेत कई देशों के नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। सुलेमानी ने हथियार और ट्रेनिंग देकर गाजा में हमास को खड़ा किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं जो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। सीरिया में जैन बियाऊ ब्रिगेड और फतेह मियाऊ डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन हैं। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो देश है, यही वो ईरानी प्रॉक्सी का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाते हैं, इसलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर ईरानी सेना के कुद्स फौज के कमांडर इस्माइल कानी के हाथ में है। अब इसी सुलेमानी रिंग ऑफ फायर में जंग की आग भड़की हुई है। अरब और मिडिल ईस्ट में आए इस जलजले के लिए जिम्मेदार है ईरान। ईरान एक तरफ अपने प्रॉक्सी से इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन पर हमले करवा रहा है और दूसरी तरफ अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ईरानी सेना ने पिछले 15 दिनों में सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी के बाद अरब में विनाश की आग बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन और जिनपिंग की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इस बात से कई देश दहशत में आ गए हैं। पेंटागन समेत अमेरिकी गुट के सभी देशों ने एक सुर में ईरान के परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बता दिया है। इजरायल में तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमले की मांग शुरू हो गई। उधर ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा। रईसी और उनकी सेना ये गर्जना पुतिन और जिनपिंग के दम पर कर रही है। स्पेन की रिहायशी इमारत में भीषण आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। इमारत में लगी आग से 13 लोग झुलसे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये आग कितनी भयानक थी। स्पेन की इस इमारत में लगी है भीषण आग और कैसे ये इमारत ऊपर से नीचे तक धू धू करके जल रही है।
ज़ेलेंस्की ने जिस उम्मीद में अपने आर्मी चीफ को बदला था, उसका असर अब युद्ध में नजर आने लगा है। यूक्रेन के नए सेनापति के नेतृत्व में यूक्रेनी फौज अचानक बेहद आक्रामक नजर आने लगी है। रूस की सेना लगातार बड़े नुकसान का सामना कर रही है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी करने वाले रूसी बॉम्बर्स को नष्ट होने का सिलसिला जारी है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी ने रूस की सेना को हैरान कर दिया, क्योंकि कल तक जो देश हथियारों और सैनिकों की कमी का रोना रो रहा था, वो अचानक बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से रूस में हथियार और सैनिक पहुंचाए गए। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। हवा में मिसाइलों से प्रहार। रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी। रूस यूक्रेन के रवैये से हैरान है। एक तरफ अवदीपका से पलायन, तो दूसरी तरफ जंग में यूक्रेन की वापसी। यूक्रेन ने अचानक जंग में जबरदस्त वापसी की है। रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और युद्ध में नई तेजी आ गई है। यूक्रेन के नए हौसले, नई ताकत और नई ऊर्जा का रहस्य रूस की सेना के लिए पहेली है। आखिर अवदीपका में हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया? सवाल है, क्या यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से हथियार भेजे गए? क्या यूक्रेन के नए आर्मी चीफ की नई रणनीति कामयाबी की वजह है? आसमान में अचानक यूक्रेन इतना ताकतवर कैसे हो गया? अमेरिकी चैनल का एक पत्रकार कोपियांस्क के वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहा है। यही उसकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होती है। खंडहरों के बीच एक बेसमेंट में ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया। बाहर टैंक से गोलाबारी चल रही थी। ज़ेलेंस्की यहां जख्मी सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। अवदीपका में जीत के जश्न के बीच यूक्रेन ने रूस को गजब का झटका दिया है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। अवदीपका में यूक्रेन लाचार नजर आ रहा था, लेकिन अचानक यूक्रेन ने जंग में जबरदस्त वापसी की है और रूस के हथियारों, सैनिकों और विमानों पर प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों को देखिए। रूस की 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के करीब यूक्रेनी ड्रोन पहुंचता है और फिर टक्कर से जोरदार धमाका होता है। दोनों बीएमपीज में आग लग जाती है। जोरदार धमाके के साथ रूसी फौज के नुकसान का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन में जबरदस्त हमला किया है, जिसमें 60 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का यह हमला खेरसोन में मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुआ। यूक्रेन के सैनिकों ने नीप्रो नदी के किनारे मोर्चे को मजबूत कर लिया है। जमीन पर हाहाकार मचाने के साथ ही यूक्रेन ने एक बार फिर आसमान में रूस को झटका दिया है। रूस का एक और शक्तिशाली बॉम्बर हवा में ही जलकर राख हो गया। 5 दिनों में रूस के 7 विमानों के ढेर होने की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं।
और विध्वंस की शुरुआत 17 फरवरी से हुई। रूस से यूक्रेन में घुसे एक सुखोई 34 को गिरा दिया गया। रूस अपने खोए हुए विमान का पता लगा ही रहा था, तभी एक और सुखोई 34 रडार से गायब हो गया। यूक्रेन ने इसे भी हवा में नष्ट कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने लगातार हमला करते हुए रूस के एक सुखोई 35 फाइटर जेट को भी भस्म कर दिया। 18 फरवरी को फिर ऐसा ही हुआ। रूसी बॉम्बर ने जैसे ही बमबारी करने के लिए उड़ान भरी, कुछ ही देर में यूक्रेन के आसमान में वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 19 फरवरी को फिर यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कहर मचाया। यूक्रेन पर बमबारी कर रहे एक और सुखोई 34 को गिरा दिया गया। इसके बाद फिर सुखोई 35 फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। यानी 19 फरवरी तक यूक्रेन यानी सिर्फ 3 दिन में रूस 6 फाइटर जेट गंवा चुका था। 20 फरवरी को यूक्रेन ने 2 फाइटर जेट को टारगेट किया। एक सुखोई 34 और सुखोई 35 बाल बाल बच गए। रूसी एयर डिफेंस को दोनों विमानों ने चकमा दे दिया। फिर 21 फरवरी यानी बुधवार को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने एक और सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 5 दिन में रूस के 7 विमान नष्ट हो चुके हैं। रूस को शक है कि सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में या तो एयर डिफेंस भेजे गए हैं या फिर खाली एयर डिफेंस को मिसाइलों से भर दिया गया है। रूस अब बॉम्बर और फाइटर जेट से हमला करने में डर रहा है। यूक्रेन की नई ताकत अमेरिका के गाइडेड बम भी हैं। पेंटागन से यूक्रेन को भेजे गए अमेरिकी GLSDB अपने निशाने पर सटीक प्रहार के लिए कुख्यात है। अब यूक्रेन इसी गाइडेड बम से खेरसॉन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन रूस के एक हैंगर तक पहुंचे थे। सुरक्षा के कोई उपाय नहीं होने की वजह से ड्रोन हैंगर के भीतर दाखिल हो गए। यहाँ रूस के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल मौजूद थे। ड्रोन से जबरदस्त धमाका हुआ और रूस के हैंगर में तबाही मच गई। इस हमले में रूस का टर्मिनेटर टैंक, BMP-3 टैंक, T-72 टैंक, C-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन, यूराल वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन के पास सैनिक भले ही कम हैं, लेकिन ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूसी वाहनों को निशाना बना रहा है। अवदीव्का में नेटो सेना की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद रूस को शक है कि यहां पर बड़े पैमाने पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी है और इसी वजह से यहां यूक्रेन अचानक बहुत मजबूत स्थिति में नजर आने लगा है। रूसी गोलाबारी को रोकने के लिए फिलहाल यूक्रेन रूस के फाइटर जेट, बॉम्बर और टैंक को टारगेट कर रहा है। ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस की आर्टिलरी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हथियारों की भारी कमी का रोना रो रहे ज़ेलेंस्की के हथियारों के गोदामों में अचानक बारूद की इतनी भरमार कैसे हो गई, ये रूस के लिए रहस्य बना हुआ है। रूस के नए आर्मी चीफ ने आमने सामने की जंग लड़ने की बजाय रूसी सेना से दूर रहकर हमला करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि अब यूक्रेन ड्रोन, हिमार्स और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है। बर्फबारी की शुरुआत के बाद पुतिन ने फरवरी तक यूक्रेन पर विजय हासिल करने का भरोसा जताया था। पुतिन को लग रहा था कि युद्ध की दूसरी बरसी से पहले कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा, लेकिन अब यूक्रेन के रुख से जाहिर हो रहा है कि युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और जो हश्र
यूक्रेन का पुतिन ने किया, ठीक वैसे ही हालात अब ब्रिटेन के होने वाले हैं। जी हां, लाल सागर से बैरन सी तक ब्रिटेन को सिर्फ नाकामी ही हाथ लग रही है। एक तरफ रेड सी में हूती ब्रिटिश जहाजों पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का मददगार बन ब्रिटेन आर्थिक रूप से लाचार हो गया। इसी बीच खबर यह सामने आ रही है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बैरन सी में ब्रिटिश जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। 70 साल पुराना समझौता तोड़ दिया है। आखिर कैसे पुतिन के फिश ब्लास्ट से घुटनों पर आ जाएगा ब्रिटेन? कैसे दिवाला हो चुके ब्रिटेन का पुतिन अब निवाला भी छीन लेंगे? देखिए इस रिपोर्ट। लाल सागर, हूती के हमले में ब्रिटेन के आधा दर्जन जहाज तबाह। नॉर्थ अटलांटिक सी, ब्रिटिश ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फेल। बैरन सी, ब्रिटिश फिशिंग बोट की एंट्री पर पुतिन की पाबंदी। किसी दौर में दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अब हर फ्रंट, हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। ब्रिटेन के मौजूदा हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ना ही उसके पास पैसा बचा है और ना ही हथियार। मगर इसी बीच पूरी तरह से खोखले हो चुके ब्रिटेन पर पुतिन ने प्रतिबंधों का ऐसा हंटर चलाया है जिसके चलते ब्रिटिश नागरिकों का निवाला तक छिन सकता है। जी हां, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिटेन से 68 साल पुराने फिशरीज एग्रीमेंट को तोड़ दिया। साल 1956 में यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश शिप बैरन सी में दाखिल हो सकते थे। बैरन सी के इलाके में बोट के जरिए फिशिंग कर सकते थे। मगर अब ब्रिटेन का कोई भी जहाज, फिशिंग बोट या फिर कार्गो शिप किसी भी हाल में बैरन सी में दाखिल नहीं हो सकता। अगर गलती से भी ब्रिटेन ने पुतिन के प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश की तो बैरन सी में तैनात रूसी नौसेना के साइलेंट किलर यानी न्यूक्लियर सबमरीन अपने एक प्रहार से ही तबाही मचा देंगे। ब्रिटेन के जहाजों को समंदर में ही तबाह कर देंगे। अब सवाल यह है कि पुतिन ने ब्रिटेन के खिलाफ मत्स्य संग्राम का आगाज क्यों किया? आखिर क्यों पुतिन ने बैरन सी में ब्रिटिश जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई? तो इसकी वजह है ब्रिटेन का रूस के खिलाफ बगावती तेवर, लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद, वो भी हथियार से लेकर इंटेलिजेंस तक। और एक अहम खबर आ रही है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन। दिल का दौरा पड़ने से मनोहर जोशी का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में मनोहर जोशी का निधन हुआ। मुंबई में हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे मनोहर जोशी। दोपहर 2 बजे के बाद मनोहर जोशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 86 साल की उम्र में मनोहर जोशी ने अंतिम सांस ली। हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मनोहर जोशी
नहीं रहे।